स्वागत है जी इस वीडियो में। और हम इसमें स्पीड रन करेंगे, एक तरीके से सीखेंगे नेक्स्ट.js। और नेक्स्ट.js की नई चीज़ें आ चुकी हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज़ तो क्या है नेक्स्ट.js। तो नेक्स्ट.js पे हम चलते हैं, वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं भैया नेक्स्ट.js है क्या। तो vercel.com पे आप जाओगे तो वर्सल की टीम है बेसिकली, जो vercel.com एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो चीज़ें, उन्होंने ही नेक्स्ट.js बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट.js पे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। पहली बात तो कि रिएक्ट के ऊपर बनता है। तो अब राइट में मैं आपको चीजें बताता रहता हूँ कि रिएक्ट में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है कि भैया रिएक्ट में आपका क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो आता है बेसिक यूआई आ गया। ठीक है, कंपोनेंट्स आ गए कि भाई ये कंपोनेंट होता है, ये होता है, स्टेट आ गई और डेटा ट्रांसफर हो गया। एंड देन ऑथेंटिकेशन वगैरह आती है आपकी, सर्वर से कैसे कनेक्ट करना है, डेटा बेसिस कैसे डालने हैं, डिप्लॉय कैसे करना है, फायरबेस को कैसे यूज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें रिएक्ट में आती है। बट रिएक्ट एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। वनीला जावास्क्रिप्ट में भी आप सारी चीजें लिख सकते हो, वो सेम चीज रिएक्ट में भी लिख सकते हो, है ना। चैट जीपीटी भी खोलेंगे तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। क्विकली मैं एक गिव मी अ सिंपल वेदर रिएक्ट ऐप, है ना। तो वो रिएक्ट में मेरे को ऐप बना के दे देगा। और ये रिएक्ट बेस बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो आप दूसरी वीडियोस देख लो। ये नेक्स्ट जेएस के ऊपर होगी। तो अब इसमें क्या है, देखो इसमें हुक्स होते हैं, यूज स्टेट यूज इफेक्ट करके हुक्स होते हैं, जिसमें आपको आप जिसमें वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। तो जैसे आपको सिटी के अंदर वेरिएबल स्टोर करना है तो सिटी के अंदर अभी स्ट्रिंग स्टोर्ड है, एरर के अंदर अभी स्ट्रिंग है, वेदर डेटा के अंदर अभी नल है। और ये हमारे पास मेथड्स होते हैं, सेट सिटी, सेट वेदर डेटा, सेट एरर, हमारे पास मेथड है डिफाइंड। मेथड यूजुअली क्या होता है, सेट एरर ऐसे डिफाइंड होता है, बट यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन इसकी बनी हुई है क्योंकि ये हुक के अंदर से आ रहा है। तो अगेन इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे ना, यूज स्टेट की डेफिनेशन देखो, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ इन रिएक्ट। तो इसके अंदर घुसो और अंदर घुसो इसके, मतलब अब देखो कैसे ये यूज स्टेट की और बताएगा आपको। देखो कि कैसे ये क्या क्या इसमें हो रहा है, करंट है क्या है। तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो बेसिक चीजें। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं वेदर ऐप में। तो वेदर ऐप में क्या हो रहा होगा कि इनपुट है हमारे पास, कोड रीड करने की भी आदत पड़ जाएगी इससे। ठीक है, और वेदर का डेटा है आपके पास कि वेदर का डेटा आ रहा है। तो इसमें तीन चार चीजें आप सीख लोगे। एक तो कंडीशनल रेंडरिंग आप सीख लोगे, ये कंडीशनल रेंडरिंग है। ठीक है, इसमें क्या है कि वेदर डेटा अगर नल नहीं होगा तभी दिखेगा हमें। क्यों? क्योंकि वेदर डेटा हमने नल से डिफाइन करा। तो एंड आ गया ना, एंड आ गया तो ये कंडीशनल रेंडरिंग हो गई। ये एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे डाली जाती है। ये लगा लो कि वेदर डेटा अगर यहाँ पे सही है तो ये होगा। इसको लोडिंग स्टेट्स के लिए भी यूज करा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इज लोडिंग भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, इज लोडिंग फॉल्स है एंड ये दिखना चाहिए। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो कंडीशनल रेंडरिंग आ गई। तो अभी हमने क्या देखा, हुक्स देख लिए। ठीक है, स्पीड रन है, क्विकली देख रहे हैं, कंडीशनल रेंडरिंग देख ली। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि सबमिट कैसे करते हैं। सबमिट ऐसे करते हैं, बटन टाइप सबमिट का बनाया, हैंडल सबमिट हम यहाँ पे कर रहे होंगे, यहाँ पे फेच वेदर डेटा। ठीक है, तो बटन्स आ गए, सबमिट कैसे करना है आपको। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप इसमें चैट जीपीटी में, और पूछ सकते हो इसे प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या होता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है लेट्स से आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या है, तो आप यहाँ लिख दो व्हाट इज ये, तो आपको बता देगा कि वो डिफॉल्ट फंक्शन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स में रिमूव होता है। फॉर्म सबमिशन, ब्राउजर वुड टिपिकली सेंड अ रिक्वेस्ट, कॉज अ पेज टू रीलोड इन अ क्लिक, ब्राउजर वुड नेविगेट। तो ऐसे प्रिवेंट कर सकते हो आप सारों को बेसिक से स्टार्ट करने के लिए। तो अगेन जो भी समझ में नहीं आ रहा आप इस पे और बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा हो गया। अगले हम देखते हैं फेच। फेच कैसे हो रहा होगा, फेच डेटा। तो फेच में क्या है, HTTP रिक्वेस्ट मतलब गेट पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा होगा ये यहाँ से। तो फेच के अंदर आप अपनी एपीआई डालते हो, एपीआई डालने के बाद आपको उस रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को डेटा में जेसन में कन्वर्ट करते हो। अगर वो ओके है तो वेदर डेटा को सेट कर दो, ओके नहीं है तो एरर को सेट कर दो। बस इतना ही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्राई वाले को आप यहाँ देखो ध्यान से, तो ट्राई वाले में क्या है, कुछ भी नहीं है। फेच करा डेटा को, डेटा के अंदर ऑब्वियसली सिटी एपीआई की ये इनपुट से आ रही होंगी। इनपुट से कैसे आएंगी, अगेन सेट स्टेट। जहां भी वेरिएबल स्टोर करना है, जहां भी वैल्यू स्टोर करनी है, सेट स्टेट। बेसिक लेवल पे अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका वेदर डेटा हो गया, तो ये फैच हो गया। तो अब यहीं से आपकी सारी एप्लीकेशंस, मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस आपकी बन जाएंगी। ठीक है,
अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कुछ-कुछ और चीज़ें आती हैं, स्टेट मैनेजमेंट की चीज़ें आती हैं, स्टेट मैनेजमेंट की मतलब जैसे आपने क्या करा कि चेकआउट का पेज बना दिया, चेकआउट का पेज बनाने के बाद आपने क्या करा, आप दूसरे पेज पे चले गए। दूसरे पेज पे जब आप जाओगे तो पहले पेज का जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा ना, ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि सेट स्टेट लगाओगे तो वो स्टेट रिफ्रेश हो जाएगी, ज़ीरो पे काउंटर ज़ीरो पे आ जाएगा। बट अभी मैं कहता हूँ कि आपने एक 5 डिशेज़ बना रखी हैं, डिश में आपने ऐड टू कार्ट करा तो वो उस कार्ट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेजेस चेंज करने पे, रीलोड करने पे वो चेंज हो जाए, तो इसको स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं कि वो वहीं पे रहना चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड रिडक्स, ठीक है? ये भी ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि गिव मी अ स्मॉल एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट, ठीक है? तो यहाँ से भी आप 100% सीख जाओगे, यहाँ से भी आपको ईज़िली समझा देगा कि ये कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में बस ये होता है आपको क्रिएट करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट, और क्रिएट करने के बाद कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में चिल्ड्रन डालने पड़ते हैं, और कॉन्टेक्स्ट डॉट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट से आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है, सॉरी। पहले कुछ और होता था, पहले कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर भी यूज़ होता था, ऐसा कुछ था पुराने टाइम पे। बट अभी क्या होगा कि आपने स्टेप 1 क्रिएट करा, स्टेप 2 प्रोवाइडर डाला, स्टेप 3 आपने कंज्यूमर हुक डाला, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कंज्यूमर हुक, एग्ज़ैक्टली। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर या वो होता था, आई थिंक सो। एंड देन आपने उसे यूज़ कर लिया, मतलब एग्जांपल ये दे रहे हैं। तो ये 3 स्टेप में आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। कॉन्टेक्स्ट एक एपीआई कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अगेन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट से आ रहा है। तो रिएक्ट की डेफिनेशन आप देख सकते हो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट, और इसके बारे में डेप्थ में स्टडी कर सकते हो यहाँ पे जाके कि भैया क्या चल रहा है, ठीक है? ये आप यहाँ पे जा सकते हो इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे। तो आप ये देखो, ये क्या होगा, प्रॉप ड्रिलिंग है कि भैया अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा को भेजना है तो आप 1 2 3 4 5 6 पे भेजोगे। एक और चीज़ कॉन्टेक्स्ट से क्या हो सकती है कि आप वहीं पे अपना प्रॉप्स पास करने के बजाय 5 जगह प्रॉप्स पास करने के बजाय एक ही जगह स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो आप अगेन और इसको अंडरस्टैंड करोगे। अब जैसे यहाँ टाइटल से सब हेडिंग पे आपको जाना है, तो टाइटल से सब हेडिंग पे 1 2 3 4 5 पे जाना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट बना लो और उसके बाद वहाँ से सीधा पास कर दो, ठीक है? तो अगेन कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे, यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट से, एंड देन वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत और इसमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, जब बहुत ही ज़्यादा जैसे क्या होगा, 5 आपके पास ऐसा हो सकता है 5 चीज़ें एक साथ आ रही हैं। एजुकेशन की वेबसाइट बना रहे हो, कोर्स भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, ब्लॉग्स भी हैं, ठीक है? आपके पास मैनेजर्स भी हैं, ड्राफ्ट में भी ब्लॉग्स पड़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी ना उसमें। तो उसमें कैसे करोगे? तो उसमें मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होंगे। आपका ऐसा हो सकता है कि आपको 2 एक में एक ही चीज़ स्टोर कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट बना के 2 चीज़ें स्टोर कर रहे हो, कुछ भी पॉसिबल है। बट हाँ, एनीवेज़ यहाँ पे हल्का-फुल्का और अपना टाइम स्पेंड करो कि भैया कैसे कॉन्टेक्स्ट क्या यूज़ हो रहा है ना? और लेवल कॉन्टेक्ट app.js में किस तरीके से ये पास कर रहे हैं, या जहाँ भी है, मतलब लेवल से निकाल रहे हैं और लेवल को फिर यहाँ पे लेवल +1 वैल्यू पास करी जा रही है। ठीक है? तो ये एक इसका केस है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम और भी पूछ सकते हैं। या इन रिएक्ट, ठीक है? मोर एडवांस एग्जांपल तो ये बना देगा। देखो, थीम थीम प्रोवाइडर, थीम टॉगल थीम अगर आपको करना है तो आपने क्या करा, टॉगल थीम हमने थीम प्रोवाइडर के अंदर डाल दिया ताकि थीम कहीं भी यूज हो सकता है ऐप में, कहीं भी यूज होएगा ऐप में। थीम पहले पेज पे, 50वें पेज पे कहीं भी यूज होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस थीम जो होगा ना, मतलब ये तो अंदर कॉल बैक फंक्शन, बट प्रीवियस थीम का हम क्या करेंगे, अगर लाइट है तो डार्क कर देंगे, डार्क है तो लाइट कर देंगे टॉगल से। तो टॉगल फंक्शन कॉल कर रहे होंगे बस, सीधा ये समझो, सीधा टॉगल फंक्शन कॉल हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो कहीं भी अगर आपको लेना है, यूज थीम, कॉन्टेक्स्ट निकाला, कॉन्टेक्स्ट लिया, ठीक है? थीम से यूज थीम आ गया हमारे पास, हेडर बैकग्राउंड थीम लाइट है तो ये दिखा दो, डार्क है तो ये दिखा दो। तो ऐसी थीम काम करता है। थीम बटन है तो इसमें क्या करा, टॉगल थीम हमने यूज थीम से बना लिया, बटन से टॉगल कर दिया, ठीक है? टॉगल क्या कर रहा होगा, टॉगल ये कर रहा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से तो आसान ही है, ठीक है ना? और थोड़ा बहुत और इसमें देख सकते हो आप कैसे क्या चलता है सिस्टम। रिडक्स भी सेम है, रिडक्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं है।
रिडक्स में भी यही होता है कि रिडक्स एक्शन स्टोर होता है, रिडक्स में स्टोर और वो सब बनाने पड़ते हैं, तो वो भी आप क्विकली देख सकते हो। ऐसा उसमें कुछ नहीं है रिएक्ट रिडक्स पे जाके कि बाबा वो क्या दिखा रहा है ना। तो गेट स्टार्टेड करोगे, डॉक्स पे आ जाओगे, डॉक्स पढ़ो आराम से, डॉक्स में देखो बैठो बढ़िया कि रिएक्ट नेटिव की टेम्पलेट है, एक्सपो की टेम्पलेट है ना। तो एपीआई का ओवरव्यू ये देगा कि प्रोवाइडर, इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, प्रोवाइडर का डिस्पैच एक्शन स्टोर का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो कैसे क्या हो रहा होगा, तो डिस्पैच हम क्रिएट करते हैं डिस्पैच से, और ऑन क्लिक पे डिस्पैच कॉल कर देते हैं। तो मतलब जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है वो एक तरीके से सेपरेट आउट हो जाता है इसमें, एंड उस तरीके से काम करता है। तो ये वीडियो वगैरह भी देख सकते हो, आपको मन करता है तो है ना। तो ये प्रोवाइडर स्टोर एक्शन, वो प्रोवाइडर स्टोर एंड, क्या बोला मैंने अभी, प्रोवाइडर स्टोर एंड डिस्पैच, तीन चीजें आई थिंक इसमें काम आती हैं। तो अगेन ये भी देख सकते हो यार, ये भी इसमें ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है मेरे हिसाब से ये भी। और इसमें बस ये तीन चीज़ें आपको एक बार समझ में आनी पड़ेंगी कि कैसे रिड्यूसर, हाँ, यूज रिड्यूसर भी होता है एक और चीज़, तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ ना आपको मैं अगर सही बताऊं तो आप यहाँ से पढ़ लो ये चीज़। मैं अगर आपको सही सही चीज़ बताऊँ ना, तो आप इसको मनस्टैक से पढ़ लो, मनस्टैक में सारा कुछ है। मनस्टैक अगर आप देखोगे ना, 500 रुपये का कोर्स है मात्र। तो आप इसमें जाओगे ना रिएक्ट जेएस में, तो आपको रिएक्ट जेएस में 6.5 घंटे की वीडियोस मिलेंगी। इसमें जेएसएक्स हुक्स ये वो सारा मिलेगा, यूज रिड्यूसर। तो ये बढ़िया है, आपको कुछ और फॉलो करना है वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया हमारा रिएक्ट का क्विक, है ना। डिप्लॉय भी वर्सल से हो जाता है, वर्सल.com पे डिप्लॉय हो जाता है, वर्सल डिप्लॉय रिएक्ट ऐप। तो ये डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ पे बढ़िया। ठीक है, तो ये जाके चेक कर लो, फटाफट डिप्लॉय कर दो इसे। बिल्ड इन CI/CD सब कुछ है इनके पास। CLI से भी कर सकते हो, अपलोड करके भी कर सकते हो, गिटहब से, गिटहब से कर दो। ठीक है, तो गिटहब से कर दो आप, सिंपल गिटहब पे आपकी रिपोजिटरी है, उसे वहां डाल के अपना डिप्लॉय मार दो। तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट जेएस पे। तो नेक्स्ट जेएस का भी कोर्स है वैसे, तो वहां से भी ले सकते हो, बट यहाँ से सीखते हैं फ्री में। तो यहाँ फ्री में कैसे सीखोगे आप, यहाँ फ्री में ऐसे सीखोगे कि इसमें भी देखो, इसमें 16 15 16 चीज़ें 17 चीज़ें। ठीक है, पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है कि भाई क्या क्या होता है, गेटिंग स्टार्टेड इन न्यू नेक्स्ट कैसे बनाए। ठीक है, डैशबोर्ड एग्जांपल है, CSS कैसे डालनी है, फॉन्ट्स कैसे डालने हैं, लेआउट्स कैसे डालने हैं, नेविगेट कैसे करना है, डेटाबेस कैसे सेट करना है, फेच कैसे करना है डेटा। ठीक है, तो ये पहली 7 चीज़ें ही बहुत बढ़िया हैं। पहली 7 चीज़ें ही अगर कर लोगे ना, ये 7, इसी में काम हो जाएगा। तो आपका इससे भी काम बन सकता है। अच्छा, अब ये है कि स्टैटिक डायनेमिक रेंडरिंग अलग अलग तरीके से चलती है, स्ट्रीमिंग अलग तरीके से चलती है। जो चैट जीपीटी में आप देखते हो ना, डेटा आ रहा होता है वन बाय वन वन बाय वन, तो वो स्ट्रीमिंग हो रही है। ठीक है, सर्च और पेजिनेशन डालना है, म्यूटेट करना है डेटा को चेंज करना है, कुछ करना है। तो ये बहुत आगे की चीजें हैं। ठीक है, अब ये एडिशनल है, बट हाँ, 17 तक अगर पहुंच पा रहे हो तो फुल स्टैक बना लोगे इजीली, है ना। सी इंट्रोडक्शन, गेटिंग स्टार्टेड, CSS वगैरह को बंद करते हैं, लेआउट और पेजेस बनाते हैं। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको लेआउट समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि पेजेस और ऐप डायरेक्टरी में दो मेजर डिफरेंस है। दो मेजर डिफरेंस क्या है कि पेजेस डायरेक्टरी में क्या होता था, स्लैश पेजेस के अंदर चीजें चलती थी कि स्लैश पेजेस में आपने डैशबोर्ड डाला, डैशबोर्ड के अंदर index.js डाला, तो वो कुछ ऐसा दिखता था। देखो, इसको मैं next.js की जगह MD फाइल बना देता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता था, स्लैश पेजेस पहले जो होते थे ना, तो स्लैश पेजेस के अंदर आपका स्लैश डैशबोर्ड, और स्लैश डैशबोर्ड के अंदर आपका index.js। ठीक है, तो ये होता था पहले। तो इसमें क्या होता था कि आपका ये डैशबोर्ड का जो भी होगा ना, स्लैश डैशबोर्ड पे जब यूजर जाएगा तो ये इंडेक्स पे दिखेगा। तो ये www.website.com/डैशबोर्ड ये दिखेगा आपको। तो ये पेजेस की डायरेक्टरी होती थी। अब इसमें ऑप्शनल ये वो बहुत कुछ होता था। अब आ गई है ऐप की डायरेक्टरी। अब भैया ऐप के अंदर क्या है, ऐप के अंदर भी डैशबोर्ड है। ठीक है, उसके अंदर लेट से इनवॉइसेस का एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसके अंदर index.js नहीं है, इसके अंदर पेज और वो सब आ चुका है, लेआउट वो आउट आ चुका है, page.tsx ये देखो। तो पेज आ चुका है, तो page.js आएगा, इसमें layout.js आएगा। ठीक है, इसमें आपका loading.js आएगा। तो ये ऑलरेडी इन्होंने दे दिया भाई, प्री बिल्ड बना के ना। तो ये बेसिक सी डिफरेंस है, बेसिक पहला डिफरेंस तो ये है, और भी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो पहली बात तो ये बन रहा होगा। ठीक है,
तो ये बेसिक सा फ़र्क है भैया ऐप लेआउट और इसमें ना। तो अब जैसे एक ऐप राउटर डॉट वर्चुअल डॉट ऐप है, ये वाली जो टेम्पलेट है ना इनकी, ये लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये ऐप लेआउट की एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। तो आप इसको कैसे ना गिटहब डॉट डेव पे चले जाओ और इसको खोलो गिटहब पे ना वेब एडिटर में। अब आप इसमें क्या देखोगे, इसमें देखोगे कि है ना, ये इधर कर लेते हैं थोड़ा, और ऐप प्लेग्राउंड खुल के हमारा। तो अब हम इसमें ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जैसे मैंने बोला ऐप के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर आपका सारा कुछ है। तो यहीं से समझाता हूँ आपको सारा कुछ कि ऐप लेआउट कैसे अलग है। पहली बात तो ये कि नेक्स्ट.js के अंदर जो एपीआई का फोल्डर होता है वो बैकएंड का फोल्डर होता है। एपीआई में जितनी भी कॉल्स हो रही होंगी ना वो बैकएंड की हो रही होंगी। तो जैसे ओजी की अगर हमें route.tsx में जाओगे, तो route.tsx में क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे एक गेट फंक्शन कॉल हो रहा होगा। ये बैकएंड का फंक्शन है, मोटा मोटा अगर आप समझोगे क्विक समझने के लिए। इसके बिहाइंड द सीन्स भी हैं कुछ कुछ, बट कहने का मतलब है आपको इसे डिप्लॉय नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो चीज़ें आप करते हो वो सारी चीज़ें वर्सेल हैंडल कर लेगा जब आप इस पूरी ऐप को डिप्लॉय करोगे। तो क्या हो रहा है देखो, फैच हो रहा है, कुछ ना कुछ फॉन्ट है हमारा, फॉन्ट फैच कर रहे हैं हम, पता नहीं क्यों, मतलब इंपोर्ट या कुछ कर रहे हैं, फैच करा, सर्च पैरम्स वगैरह इसमें कुछ लिया, सर्च पैरम्स डॉट हैज ब्ला ब्ला ब्ला, इमेज रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो ओजी ओजी इमेजेस, डायनेमिक इमेजेस के लिए ये इन्होंने राउटर बनाया हुआ है। अब ये स्लैश ओजी कॉल हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, स्लैश ओजी जो भी फाइल का नाम है ना, फोल्डर का नाम, वही एपीआई कॉल होती है। तो स्लैश ओजी कॉल हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये देखते हैं स्लैश ओजी कहाँ कॉल हो रहा है भाई, फेच के अंदर कॉल हो रहा होगा कहीं ना कहीं, कि भैया स्लैश ओजी कॉल कर रहे होंगे ये कहीं ना कहीं। तो अब वो नहीं पता मेरे को कैसे ढूंढेंगे, बट उसका भी कोई तरीका होता होगा, इसमें वेब एडिटर में मेरे को मिल नहीं रहा। बट मोटा मोटा कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कॉल हो रहा होगा और इसमें इमेज रिस्पॉन्स आ रहा होगा, ठीक है। तो इमेज रिस्पॉन्स भी अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों, इसका सर्च टूटा हुआ है। ये तो खुद की फाइल तो दिखानी चाहिए। बट एनीवेज कहने का मतलब ये है कि जो बैकएंड का फंक्शन यहाँ आ रहा है ना, तो हम इसको जब फैच में उस साइड से कॉल करेंगे ना, फ्रंट एंड से, किसी भी यहाँ फाइल में नीचे जाके, है ना, नीचे जाके जब आप कॉल करोगे एपीआई से हटके, जैसे मेरे को यहाँ पे लोडिंग में कॉल करनी है, लोडिंग में जैसे मेरे को यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अवेट गेट कैटेगरीज, तो ये जब मैं कॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं वो भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी कॉल कर सकता हूँ, फाइनल ए अवेट, क्या था वो, फेच के अंदर स्लैश ओजी ये ऐसे कुछ करके कॉल हो रही होगी, मतलब जो भी उसकी एपीआई वो बनेगी। एंड देन हमारे पास इमेज का रिस्पॉन्स आ जाएगा, इमेज के रिस्पॉन्स को हम यूज कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ है। ओ ये रही, एक्चुअली मिल गई, है ना। तो ये रही देखो, स्लैश एपीआई स्लैश ओजी, तो ये कॉल हो रही है देखो, सिंपल। तो ये हम कॉल कर रहे हैं, है ना। तो इमेजेस हमने क्या निकाली, एपीआई स्लैश ओजी, टाइटल पास कर दिया और टाइटल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये आप देख सकते हो, मेटा डेटा वगैरह कुछ कुछ है, बट मोटा मोटा कहने का मतलब है स्लैश एपीआई फोल्डर में जो भी आपका डायनेमिक एपीआई फैचिंग होती है, बैकएंड रिलेटेड जो चीज़ें लिखते हो आप, सिंपल सी फैचिंग वैचिंग, ये वो एपीआई फोल्डर में जाती हैं और बाकी चीज़ें आपकी आती है। तो हर फोल्डर यूआई वाले की बात करता हूँ, हर फोल्डर में लेआउट, लोडिंग, पेज, टेम्पलेट एंड एरर डॉट टीएसएक्स भी होता है। तो वो है। तो लोडिंग में क्या आएगा, लोडिंग में वो आएगा जब ये लोड हो रहा होगा कार्ड, ठीक है। अगर मैं इसकी रेफरेंस पे जाऊं तो मेरे को नहीं मिल रहा। पेज में क्या होगा, पेज में होगा नॉर्मल से जो ऊपर आपने पेज लिखा हुआ है, एंड देन आपका जो मतलब मेन आपको सामान डालना है वो आएगा पेज डॉट टीएसएक्स में, जो मेन आपको सामान डालना है। लेआउट हल्का सा ट्रिकी है। लेआउट ही कहता है कि जो भी इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं ये उसमें शेयर करेगा पैरेलली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो ये देखो साइड नैव आएगी लेआउट में, देख रहे हो आप। तो साइड नैव शेयर्ड कंपोनेंट है एक तरीके से। तो साइड नैव हमने दिखाई और चिल्ड्रन के अंदर पेज आ गए, ऐसा कुछ है इसमें जितना मेरे को याद है, कि लेआउट में हमने साइड नैव दिखाई और रिसीव द चिल्ड्रन ड्रॉप, चाइल्ड कैन ईदर बी अ पेज और अनदर लेआउट, एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज। तो इन्होंने क्या करा, लेआउट डॉट टीएसएक्स एक हमारा पेरेंट लेआउट है। पेरेंट लेआउट कहने का मतलब क्या है, पेरेंट लेआउट कैसे है, जैसे हमारे पास नेस्टेड लेआउट हमें चेक करने, तो पेरेंट लेआउट हमारा ये है जो कि लेआउट डॉट टीएसएक्स है। ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पेज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और लेआउट्स हैं, फोन, टैबलेट, लैपटॉप वाले, राइट। अब वो और लेआउट्स हैं,
ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर लेआउट आ गए, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज है, फोन का पेज है, टैबलेट का पेज है, लैपटॉप का पेज है। तो लेआउट के अंदर लेआउट्स एंड देन लेआउट के अंदर पेज। तो ये समझ लो आप एक बार बढ़िया तरीके से, तो वो भी चीज है। तो ये पढ़ना भी जरूरी है। अगेन मेरे को भी नहीं आता था, तो मैंने भी पढ़ा। डैशबोर्ड के अंदर लेआउट है, पेज है, और कस्टमर के अंदर पेज, लेआउट, सारा कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अगेन ये डाउनलोड करके अपना इसके साथ साथ चलते रहो। अच्छा, पार्शियल रेंडरिंग वगैरह का भी सिस्टम है इसमें। पार्शियल रेंडरिंग भी है कि नेविगेट करने पे रेंडरिंग होगी। तो जैसे ऑल पे अगर आप जाओगे तो ये अभी लोडिंग दिखा रहा है, लोडिंग दिखा रहा है। होम पे जाओगे तो कुछ और दिखा रहा है। तो वो सारी चीजें भी हैं इसमें। आई थिंक वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। मोर इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले अपनी एक सिंपल सी ऐप बना लो, जिसे कहते हैं कि नेविगेट वगैरह कैसे। अच्छा, सिंपल ऐप बना लो डेटाबेस वगैरह इंटीग्रेट करके। अच्छा, नेविगेट कैसे करना है? नेविगेट सिंपल लिंक से करना है। स्लैश लिंक, लिंक का ही कंपोनेंट है, लिंक से ही हो जाएगा। तो ये देखो, लिंक को इंपोर्ट करा एंड देन लिंक को यूज कर लिया। इसमें की डालनी डालो, एचरेफ डाल दो जहां भी इसको जाना है। अगर ओपन करना है सिमिलर टू टैग्स, यूज लिंक और एचरेफ। तो एक ही तरह भी काम करता है, स्लैश भी की तरह भी काम करता है, दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है। यूज पाथ नेम से आप एक्टिव वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, यूज पाथ नेम अगर हो गया तो आपको इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। यूज पाथ नेम भी आप चेक कर सकते हो क्या कैसे क्या कर रहा है। तो करंट पाथ जो है नेविगेशन का, नेक्स्ट नेविगेशन का, दीज आर एडिशनल थिंग्स। अगेन दीज आर एडिशनल गुड टू हैव थिंग्स। आप ये भी पढ़ सकते हो आपका मन करे तो। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है। अच्छा, डेटाबेस कैसे सेटअप करें? डेटाबेस क्या कर सकते हो आप, वर्सल से ही ऑफर मिलता है आपको एक डेटाबेस का, जो कि ये करते हैं पोस्टग्रेस डेटाबेस। ये यहीं पे आप कनेक्ट कर सकते हो इनके प्लेटफॉर्म पे जाके। तो इन्होंने और आसान कर दिया चीजों को ना। तो पोस्टग्रेस कनेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर लो, ENV लोकल में डाल लो, है ना, और अपना सीड यहाँ पे डाल लो स्क्रिप्ट्स के अंदर की जो भी ये चीजें हैं, डॉट कन्फिग स्क्रिप्ट सीड डॉट जेएस, एंड देन वो चीजें आपकी सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा सेटअप हो जाएगा। और एक्सप्लोर कर सकते हो आप अपना वर्सल के डैशबोर्ड पे जाके ही। ब्राउज करोगे, क्वेरी करोगे, आपको डेटाबेस मिल जाएगा, और देन एसक्यूएल क्वेरी भी मार सकते हो। तो ये डेटाबेस सेटअप हो गया। अच्छा, फेच करना है डेटा तो उसकी भी बहुत आसान है, उसमें सिर्फ फेच फंक्शन ही लगेगा। एसक्यूएल वगैरह आप, अच्छा एसक्यूएल भी इंपोर्ट कर सकते हो, ये भी एक चीज है। अभी तो इन्होंने एक और खतरनाक खेल खेल दिया है कि आप क्लाइंट के अंदर ये एसक्यूएल कोड लिख पाओगे, लिख सकते हैं। वो PHP के जमाने याद दिला देता है कई लोगों को। बट मोटी मोटी बात ये है कि आप क्या कर रहे होगे, देखो, lib.data.ts में एसक्यूएल यूज करा हमने, जो कि एसक्यूएल है हमारे पास। डेटा टाइप यूज करा, सेलेक्ट क्वेरी मारी लिमिट करके, एंड देन उसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फेच लेटेस्ट इनवॉइसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है जो कि यहाँ पे आपको लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है। और फेच कार्ड डेटा से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उस चीज़ को आप यहाँ पे शो कर सकते हो इजीली। HTML CSS से इसको थोड़ा सा सुंदर बना सकते हो। तो बस यही है, डेटाबेस बनाया, डेटाबेस में से चीज़ें ऐड करी, और एक फॉर्म भी बना सकते हो जिससे डेटाबेस में पुश कर रहे हो आप। ठीक है, तो एसक्यूएल की इंसर्ट क्वेरी लगेगी उसमें, तो वो कर सकते हो, इंसर्ट क्वेरी एसक्यूएल की मारी और बाकी आपका सेट हो जाएगा। अच्छा, प्रॉमिस डॉट ऑल भी एक चीज़ होती है जिसमें आपको मल्टीपल प्रोमिसेस को अगर एक साथ फेच करना है तो आप प्रॉमिस डॉट ऑल लगाओगे। तो 3 SQL, अच्छा देखो, एसक्यूएल की क्वेरी है, डेटा डॉट जेएस में सीधा एसक्यूएल की क्वेरियां ली 3, और इन तीनों को यहाँ डाल दिया, तो आपके पास डेटा आ गया, उस डेटा को यूज कर सकते हो। तो ये 7-8 आपके चैप्टर्स हैं मेरे हिसाब से, इससे आपका मोस्टली काम हो जाएगा। आई थिंक और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें, SEO, डायनेमिक रेंडरिंग है कि इमेजेस को बाद में रेंडर करें, पहले रेंडर करें, लोडिंग अनलोडिंग के पेजेस कैसे बनाएं। ठीक है, टाइम आउट्स वगैरह लगा सकते हो आप, चीज़ें, वो सारी चीज़ें। स्ट्रीमिंग भी आपके पास आती है डेफिनेटली, वो भी एक बढ़िया चीज़ है कि सस्पेंस वगैरह यूज़ कर सकते हो, टाइम आउट डिबाउंसिंग यूज़ कर सकते हो। एडिशनल गुड टू हैव अगेन, है ना, सर्च एंड पेजिनेशन को देख सकते हो कैसे सर्च और पेजिनेशन लगी है। बट अगेन ये आपका डिपेंड करेगा कि भैया आपके क्या यूज केसेस हैं। हैंडल सर्च और यूज सर्च पैराम्स, सर्च जो भी पैराम्स है उसमें से सर्च क्वेरी निकाली, एंड देन उसका आपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह या जो भी आप स्टोर कर रखा है आपने वो सेट कर दिया, या एसक्यूएल क्वेरी दोबारा चलानी है या दोबारा कुछ और करना है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये ही है यार, बेसिक यही है आपका नेक्स्ट ईयर्स का फंडा। और इसमें आप डॉक्स को पढ़ो बढ़िया तरीके से,
और कैशिंग, रेंडरिंग, यहाँ पे इनके डॉक्स भी बहुत अच्छे हैं। ध्यान रहे कि इसमें आप ऐप राउटर पे हो और सब कुछ है इसमें, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, फाइल कन्वेंशंस कैसे चल रही हैं, ठीक है? और क्लाइंट कंपोनेंट्स और सर्वर कंपोनेंट्स में क्या दिक्कत है, ठीक है? कैश ऑन द सर्वर पे अगर आप लिखते हो तो क्या बेनिफिट्स हैं देखो, ठीक है? तो बेनिफिट्स ये हैं। क्लाइंट कंपोनेंट्स अगर आप लिखते हो तो क्लाइंट कंपोनेंट्स के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं कि वो यूज़ स्टेट, इफेक्ट्स, इवेंट लिस्टनर्स ये लिख सकते हैं। तो अगेन आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो यूज़ क्लाइंट ऊपर लिख लो, नहीं करनी तो आप नहीं कर सकते। तो ये आपको करना पड़ेगा सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यूज़ क्लाइंट लिखोगे तो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा, सर्वर नहीं लिखोगे तो सर्वर कंपोनेंट बना रहेगा। तो अगेन ये एरर्स आएँगे आपको जब आप बनाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कुछ हो सकता है इसमें, है ना? और नेक्स्ट.js तो बहुत सही है क्योंकि वर्सेल की इतनी सारी टेम्पलेट्स हैं कि आप पागल हो जाओगे देख-देख के। तो इन टेम्पलेट से भी सीख सकते हो, बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी आपको यहाँ पे। कोई लाइव ब्लॉग्स की स्टार्टर किट है, ठीक है? कोई आपका वन लिंक है, वन लिंक, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइप की सब्सक्रिप्शन है, एआई की एप्लीकेशंस बनी हुई हैं बहुत सारी। तो चेकआउट करें, एन्जॉय करें, टेम्पलेट्स को यूज़ करें। इन टेम्पलेट से आप बहुत सारी ऐप्स बना सकते हो, लॉग स्पॉट, ये वो पता नहीं क्या-क्या है, हेडशॉट जनरेटर है, प्रीव्यू मोड है, ठीक है? कुछ ना कुछ अगर नया आता है तो मैं डेफ़िनेटली देखता हूँ, कुछ बना सकते हैं इससे कि नहीं। बट हाँ, मोटा-मोटा यही है कि आप यूज़ करो इमोजी जनरेटर, कुछ भी, है ना? बहुत सारे हैं, तो अपन मिलेंगे अगली वीडियो में।